हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस दो बेसिक टर्म्स को रीड किया था। अब आज हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं और हम देखते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। कि अगर हमारे पास कोई एक पॉइंट चार्ज है तो उसके कारण किसी पॉइंट के ऊपर, ये मान लेते हैं हमारा ये चार्ज है प्लस चार्ज क्यू सोर्स चार्ज है, तो इसके कारण किसी पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे और उसकी वैल्यू कितनी होगी वो हम देखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि हमारे पास ये एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज क्यू इसके ऊपर चार्ज है, ओ पॉइंट के ऊपर ये रखा हुआ है। क्लियर है। अब इस चार्ज के कारण हम किसी पॉइंट पी के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना चाहते हैं जो हमारा पॉइंट पी इस सोर्स चार्ज से आर डिस्टेंस पे है। क्लियर है। अब पॉइंट पी के ऊपर अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है तो आप कल जो हमने डेफिनेशन की थी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो याद करेंगे। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसके इक्वल था कि किसी पॉइंट चार्ज को इन्फिनिटी से उस पॉइंट तक लेके आने में जो काम किया गया है वही वर्क डन हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की फॉर्म में स्टोर होगा। तो हम क्या करें कि एक यहाँ पे पॉइंट चार्ज लें क्यू नोट टेस्ट चार्ज, इस टेस्ट चार्ज को यहाँ इन्फिनिटी से उठा के पी तक लेके आने में जो वर्क डन किया जाएगा, अगर हम वो वर्क डन कैलकुलेट कर लें तो उसी वर्क डन को फिर हम क्या कह सकते हैं कि उसी वर्क डन पर यूनिट चार्ज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोल लेंगे। कल हमने फॉर्मूला देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। क्लियर है। तो अगर हमें वर्क डन मिल जाए, टेस्ट चार्ज हम ले लेंगे अपना क्यू नोट, उसको डिवाइड करके अपने को इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिल जाएगी। तो देखिए इसको वर्क डन निकालने के लिए हम शुरू करते हैं। हम ये एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट ले लेते हैं। हम मानते हैं किसी टाइम पे ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे था हमारे सोर्स चार्ज से। जब इसको हम इधर लेके आए, इस पॉइंट पी तक लेके आएंगे, तो एक टाइम ऐसा होगा जब हमारा ये चार्ज क्यू नोट यहाँ पॉइंट ए पे पहुंचा होगा। क्लियर है। अब आपको अगर ये निकालना है कि वर्क डन कितना किया आपने, तो वर्क डन के लिए आपको पता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दो चीज़ों की जरूरत पड़ेगी आपको। तो पहले हम फोर्स निकाल लेते हैं कि इसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा। जब आपका ये चार्ज इन्फिनिटी पे था तो इन्फिनिटी पे तो इस चार्ज के कारण कोई फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि इन्फिनिटी पे तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाएगा। तो फोर्स कब लगेगा, जब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में आ जाएगा। हम ये पॉइंट ए मान लेते हैं कि जब हमारा ये इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक जाएगा तो कोई टाइम ऐसा होगा जब ये ए पॉइंट पे पहुंचा होगा, तो उस टाइम इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, क्योंकि अब ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो वो फोर्स हम कूलम्स लॉ का यूज करके निकाल सकते हैं। क्योंकि हमारा क्यू नोट जो है ये भी पॉइंट चार्ज और सोर्स चार्ज जो है ये भी हमारा पॉइंट चार्ज, दोनों के बीच की डिस्टेंस की बात करें तो देखिए हम मान लेते हैं कि जब ये पॉइंट ए पे था तो इसकी दूरी हमारे सोर्स चार्ज से कितनी थी, एक्स थी, और जो पॉइंट पी था उसकी दूरी कितनी थी, आर थी। तो इस ए पॉइंट के ऊपर फोर्स कितना होगा ये हम कूलम्स लॉ का यूज करके बता सकते हैं। तो देखिए कि एक टेस्ट चार्ज क्यू नोट है, पॉइंट ए पे रखा हुआ है, डिस्टेंस एक्स है ओ से, बाई कूलम्स लॉ फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज इज, ये फॉर्मूला हमने स्टार्टिंग में किया था फर्स्ट यूनिट के कूलम्स लॉ जब हमने किया था 1/4πε0 Q1 Q2 हमने वहाँ देखा था। अब यहाँ पे सोर्स चार्ज क्यू है, टेस्ट चार्ज क्यू नोट, तो Q1 Q2 से क्या आ जाएगा, क्यू और क्यू नोट बाई में आर स्क्वायर होता था। आर स्क्वायर क्या है, दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस, यहाँ पे डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच की, एक्स, तो ये क्या हो जाएगा एक्स का स्क्वायर। अब आपके पास फोर्स की वैल्यू तो आ गई। अब जब ये पॉइंट ए पे है तो इतना फोर्स इसके ऊपर लगेगा, और फोर्स किस तरफ लगेगा ये देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज ये भी पॉजिटिव चार्ज, तो कैसा फोर्स होगा, फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी, ये वाली, ये आपका फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा। अब हम इसको ए पॉइंट से पी तक लेके आने में टोटल वर्क डन एक साथ कैलकुलेट नहीं कर सकते, इसलिए हम क्या करते हैं, स्मॉल पोर्शन कर लेते हैं इसके, कि ए से बी तक आने में इसने डिस्प्लेसमेंट डी एक्स की, तो डिस्प्लेसमेंट स्मॉल है तो वर्क डन भी स्मॉल होगा। तो हम ये निकाल लेते हैं कि स्मॉल वर्क डन डी डब्ल्यू ए से बी तक जाने में कितना होगा, ये फोर्स इनटू में स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एफ इनटू में डी एक्स। तो ये कैलकुलेशन हम यहाँ पे करते हैं। अब ये देखिए कि अगर हम इस चार्ज को ए से बी तक लेके जाते हैं तो जो स्मॉल वर्क डन होगा डिस्प्लेसमेंट डी एक्स के अगेंस्ट, तो वर्क डन कितना होगा, देखिए फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे डॉट मल्टीप्लाई खोलेंगे, इसको मैग्नीट्यूड की टर्म में लेके आए तो cos 180
180 क्यों है? देखिए फोर्स आपका इस तरफ है और आपका चार्ज इधर जा रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इस तरफ है। तो दोनों कैसे हुए? एक दूसरे के अपोजिट। तो एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 180। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल 180। तो 180 जब एंगल है तो कोस की वैल्यू 180 पे कितनी होती है? -1। -1 जब रखेंगे तो ये एफ डी एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? नेगेटिव हो जाएगी। क्लियर है? अब ये तो आपका जो था वर्क डन ए से बी तक जाने में था, लेकिन हमें तो ए से बी तक के वर्क डन से कोई मतलब नहीं है, हमें तो वर्क डन इन्फिनिटी से पॉइंट पी तक का चाहिए। तो वही बेसिक रूल देखो, जैसे डी एक्स है, इसके जैसे इसमें स्मॉल काफ़ी सारे पोर्शन होंगे तो हम क्या कर देते हैं? इन सबको जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे कैसे? इंटीग्रेशन से। अब इंटीग्रेशन से जोड़ेंगे तो ई लिमिट कहाँ से रखेंगे? यहाँ से शुरू करके यहाँ तक ही रख देंगे। तो देखो जब ये इन्फिनिटी पे था तो इस सोर्स चार्ज से दूरी कितनी थी? इन्फिनिटी। जब पी पे आया तो दूरी कितनी? आर। जब ये ए पे था तो दूरी कितनी थी? एक्स। तो हमें तो इन्फिनिटी दूरी से आर दूरी पे जब ये आएगा वहाँ तक का वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो इस स्मॉल वर्क डन का इंटीग्रेशन कर देते हैं टोटल वर्क डन के लिए। देखिए टोटल वर्क डन W इज इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल वर्क डन एंड लिमिट्स फ्रॉम इन्फिनिटी टू आर, मतलब इन्फिनिटी से हम चले और आर तक हम जाएंगे। जो नेगेटिव था हमने उस माइनस को रख लिया बाहर। अब इसके अंदर क्या करो? एफ की वैल्यू पुट कर दो। जो वैल्यू हमने अभी निकाली थी ये वैल्यू हमने पुट कर दी। अब देखिए जो इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन जो आपका डी एक्स ये दिखाता है कि वेरिएबल टर्म कौन सी है? एक्स है। बाकी सारी टर्म क्या है? कॉन्स्टेंट। तो बाकी सारी टर्म हमने निकाल ली यहाँ पे बाहर। अंदर बचा 1/x² इंटू में डी एक्स। इस एक्स स्क्वायर को अगर हम ऊपर लेके जाएं तो पावर कैसी हो जाएगी इसकी? माइनस की हो जाएगी। क्लियर है? तो इसको हम लिख सकते हैं ऊपर x की पावर -2। अब इंटीग्रेशन कैसे करते हैं ये आपको पता होना चाहिए। इंटीग्रेशन के लिए क्या करते हैं? पावर में एक ऐड कर देते हैं। पावर में एक ऐड कर देंगे। अब देखिए -2 में अगर आप एक ऐड करोगे तो क्या बच जाएगा? -1। और जो रिजल्टेंट पावर बची -1 बचा, उसी पावर से हम इसको भाग कर देते। तो -1 से ही क्या कर देंगे? इसको भाग कर देंगे। तो देखिए इस माइनस को अगर हम यहाँ आगे लिखें, x की पावर -1 है, इसको नीचे लेके जाए तो प्लस में लिख सकते हैं इसकी पावर को। तो इंटीग्रेशन कितना बने अपने पास? -1/x। यहाँ तक क्लियर है? अब देखिए इंटीग्रेशन तो ये आ गया -1/x। अब लिमिट जो है आपकी, देखिए लोअर लिमिट इन्फिनिटी, अपर लिमिट r, ये आपकी एज इट इज। अब इन लिमिट्स का क्या करते हैं? हम एक बार अपर लिमिट पुट करते हैं, फिर माइनस का सिंबल, फिर लोअर लिमिट पुट करते हैं। ये हमारा मेथड है लिमिट्स को इवेलुएट करने का। तो सबसे पहले क्या करो? x की जगह अपर लिमिट r रख दो। तो देखिए क्या बनेगा आपके पास? 1/r। अब ये माइनस कैसे अरेंज किया है इसने? इसको देखिए, ये जो माइनस बाहर था, इस बाहर वाले माइनस को ये अंदर ले गया, तो ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। क्लियर है? अब r पुट किया तो 1/r। माइनस का सिंबल फिर फॉर्मूला से आता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इस प्रकार से रखते हैं इसको हम। तो जो माइनस फॉर्मूला से आया, ये माइनस आपका यहाँ एज इट इज, और इन्फिनिटी रखा तो 1/∞। जहाँ पे x था उसकी जगह हमने ये लिमिट्स की वैल्यू पुट कर दी। अब देखिए 1/∞ जो होता है, अगर किसी के नीचे इन्फिनिटी हो तो उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो ये वाली टर्म आपकी क्या हो जाएगी? यहाँ से खत्म हो जाएगी। यहाँ क्या बचा? सिर्फ 1/r। बाहर टर्म थी 1/4πε0 Q0 बाई में r। ये आपके पास टोटल वर्क डन आ चुका है। अब ये तो वर्क डन की वैल्यू आई है, लेकिन आपको क्या निकालना है? आपको तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो देखिए डेफिनेशन से हमने क्या देखा था कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होती है वो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज होता है। तो वर्क डन को डिवाइड कर दो टेस्ट चार्ज से, तो जो आपका Q0 था यहाँ साथ में वो क्या हो जाएगा? कैंसिल आउट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास? 1/4πε0 Q/r। देखिए इसको याद करने के लिए एक मेथड है। आपने जब यूनिट स्टार्ट की सबसे पहले कूलम्स लॉ में फोर्स पढ़ा था। F की वैल्यू कितनी आई थी? 1/4πε0। यहाँ पे आपके पास था Q1 Q2 और डिवाइड में था r का स्क्वायर। उसके बाद आपने दूसरी टर्म पढ़ी इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या देखा? फोर्स बाई टेस्ट चार्ज। मतलब यहाँ से एक Q गायब हो गया। फोर्स के बाद इलेक्ट्रिक फील्ड आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक जो आपका Q था वो गायब हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आया। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला था उसमें r का स्क्वायर होता था नीचे, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या आया? r। मतलब यहाँ से क्या हो गया? एक r गायब हो गया। तो पहले तो एक Q गायब हुआ, अब एक r गायब हो गया।
आप इसको इस प्रकार से याद रख सकते हैं। क्लियर है। अब यहाँ से आप देखोगे V का रिलेशन R के साथ क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल R के साथ कैसे डिपेंड करती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब जैसे जैसे R बढ़ेगी, हम दूर जाएंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी, कम होगी। ये देखिए आपको ग्राफ दिखाया गया है कि R के साथ किस प्रकार से वेरिएशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ये आपकी R दिखाता है, ये एक्सिस आपकी V और E इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाती है। तो देखिए जो ये ऊपर वाली कर्व है ये दिखाती है इलेक्ट्रिक फील्ड को, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो स्केयर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है डिस्टेंस के, तो उसके लिए कर्व ये बनेगी। और जो ये नीचे वाली कर्व है ये आपकी दिखाती है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को। क्लियर है। ये जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल है R के, स्केयर नहीं है, सिंपल R। इसके लिए आपकी कर्व जो है ये वाली बनती है। तो ये इसकी वेरिएशन थी इलेक्ट्रिक फील्ड की डिस्टेंस के साथ और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डायपोल। देखिए हमने पिछले चैप्टर में भी क्या किया था, डायपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। आपको पहले भी बताया था इस चैप्टर में हम वही टॉपिक्स करेंगे, बस इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या आ जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ जाएगा। तो चलिए डायपोल वगैरह के बारे में आप सबको अच्छे से पता है क्या होता है। उसके कारण किसी पॉइंट पे आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी वो देखते हैं। अब ये वाला रिजल्ट आपको याद रखना है, इस रिजल्ट का हम डायरेक्ट यूज करेंगे। ये क्या है, किसी पॉइंट चार्ज के कारण उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू है 1/4πε0। क्यू क्या है, सोर्स चार्ज, और आर क्या है, डिस्टेंस। आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो सोर्स चार्ज और डिवाइड किससे होगा, सोर्स चार्ज की उस पॉइंट के साथ डिस्टेंस से। अब यहाँ पे हम डायरेक्ट यूज करेंगे इसमें। तो देखिए सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि अपना एक डायपोल है। डायपोल कैसा होता था सबको पता है, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते थे आपके। ये इसका डिस्टेंस जो होती थी 2a होती थी, ये इसका सेंटर पॉइंट था, तो इधर की डिस्टेंस a, इधर की डिस्टेंस a। अब सबसे पहले हम जो है डायपोल के एक्सियल लाइन के लिए करते हैं, वही तीनों केस करेंगे, एक्सियल लाइन, इक्वेटोरियल और एट एनी पॉइंट। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले हमें एक्सियल पॉइंट पे निकालनी है कि जब उसकी एक्सियल लाइन पे कोई पॉइंट हो। तो हमने मान लिया ये पॉइंट P है जो इस डायपोल की एक्सियल लाइन पे लाई करता है। इस पॉइंट P की डिस्टेंस हमेशा कहाँ से मापी जाएगी, डायपोल के सेंटर से। ये हमने मान ली कितनी है, R है। यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए इस पॉइंट P की अगर हम इससे डिस्टेंस निकालें पॉजिटिव चार्ज से तो कितनी होगी, R में से ये बड़ा A माइनस हो जाएगा, तो कितना बनेगा R माइनस A। अगर हम इस नेगेटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस निकालें तो R के अंदर A क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, R प्लस A। ये डिस्टेंस हमने क्यों निकाली है, R माइनस A और R प्लस A, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालेंगे वो हम ऐसे निकालेंगे कि पॉइंट P के ऊपर एक बार तो इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे कि पॉजिटिव चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी है, एक बार नेगेटिव चार्ज के कारण इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाल देंगे। हम मान लो उसको नाम देते हैं, इसके कारण V1, इसके कारण V2, फिर दोनों को ऐड कर देंगे तो टोटल पोटेंशियल अपने को मिल जाएगी P पॉइंट के ऊपर। क्लियर है। पोटेंशियल में आपको क्या चाहिए, चार्ज और नीचे डिस्टेंस, बाकी तो कांस्टेंट क्वांटिटी है। जब प्लस का चाहिएगा तो प्लस का चार्ज, माइनस चाहिएगा तो माइनस का, और नीचे जो डिस्टेंस है वो हमने इसीलिए यहाँ पे निकाली है, R माइनस A और R प्लस A। तो चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं। हम मान लेते हैं कि V1 पोटेंशियल है नेगेटिव चार्ज के कारण और V2 है पॉजिटिव के कारण। इसको आप अपनी मर्जी से ले सकते हो, V1 वाले को पॉजिटिव के लिए मान सकते हो। इसने V1 पोटेंशियल मानी है नेगेटिव चार्ज के कारण। तो देखिए जो फॉर्मूला था आपका, ऊपर नेगेटिव चार्ज डिवाइड में डिस्टेंस A से P तक, दूसरे में V2 पॉजिटिव चार्ज, नीचे डिस्टेंस B से P तक। अब डिस्टेंस हमने निकाली थी, पॉजिटिव वाले से कितना दूर था, R माइनस A, और नेगेटिव वाले से R प्लस A। दोनों टर्म में से ये वाली टर्म कॉमन आ रही है आपकी 1/4πε0। इसको जब कॉमन निकालेंगे तो देखिए इधर माइनस है इस टर्म पे, तो इस माइनस वाले को हम बाद में लिख लेते हैं, 1/r प्लस A माइनस का, ये टर्म प्लस की थी, इसको हमने पहले लिख लिया। अब इसको सोल्व करने के लिए आप एलसीएम लोगे, A माइनस B, A प्लस B, मल्टीप्लाई करवाओगे नीचे तो क्या हो जाएगा, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर। ये बन गया आपका इसका एलसीएम। अब ये टर्म कहाँ जाएगी, इधर, और ये टर्म कहाँ जाएगी, इधर। तो R प्लस A यहाँ पे आया, R माइनस A आपका यहाँ आया। क्लियर है। जब इसकी कैलकुलेशन को सोल्व करेंगे तो देखिए ऊपर जो है R से R आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। A माइनस माइनस खुलेगा तो प्लस का 2A हो जाएगा। देखिए 2A तो यहाँ इसके अंदर से ये ऊपर आया,
और नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब आपको ध्यान रखना, जब भी इलेक्ट्रिक डायपोल का टॉपिक आप करेंगे तो उसके अंदर फाइनल रिजल्ट को डायपोल मोमेंट की टर्म में हमने कन्वर्ट करना है। और डायपोल मोमेंट P किसके बराबर होता था आपका 2AQ, ये हमने पहले किया था। तो यहाँ देखिए 2AQ है आपके पास, इसको किससे कन्वर्ट कर दो, P से कन्वर्ट कर दो। तो आपके पास जो इसका फॉर्मूला है ये क्या बन जाएगा, ऊपर P बन गया, नीचे वाला सेम रिजल्टेंट एज इट इज़। ये आपकी किसी डायपोल के लिए एक्सियल पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू वो बन जाएगी 1/4πε0 P/r² माइनस ए स्क्वायर। ये इसने बताया कि P हमने किसकी जगह रखा है, इसकी वैल्यू पे। अब करते हैं इसका स्पेशल केस। स्पेशल केस वही सेम है जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में किया था कि अगर हमारा डायपोल छोटा हो, मतलब जो डिस्टेंस A है वो काफ़ी छोटी हो R से। अगर A छोटा है तो उसका स्क्वायर भी छोटा होगा उसके स्क्वायर से, R के स्क्वायर से। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड, ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूले के अंदर ए स्क्वायर को हम क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे नीचे क्या बच जाएगा, सिर्फ आर का स्क्वायर रह जाएगा। तो स्पेशल केस में आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाएगी V = 1/4πε0 P/r²। क्लियर है। ये आपका जो था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल थी एक सिंगल चार्ज के कारण और एक डायपोल की एक्सियल लाइन पे। नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक डायपोल के इक्वेटोरियल लाइन के ऊपर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी और एट एनी पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितनी होगी वो हम करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।